एफएम बैंड 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो सिरसा। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सिरसा में आज हम भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 22 फरवरी से 5 मार्च तक फतेहाबाद के पुलिस लाइन मैदान में सैनिकों की खुली भर्ती के लिए भारतीय सेना द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद जिलों के जवान फौज में भर्ती होने का सपना साकार करने के लिए अपनी हिम्मत और किस्मत आजमा सकेंगे। इस भर्ती में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता और इसके नियम कायदे क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमने सेना के हिसार भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल रंजन मनोचा को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। कर्नल रंजन मनोचा से हम जानेंगे कौन कौन भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती पा सकते हैं और ये जो फरवरी की भर्ती रैली है ये किस किस प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए, किस किस प्रकार के नौजवानों के लिए है। हम ये भी जानेंगे कर्नल साहब से कि फौज की नौकरी आखिर क्यों की जाए, फौज की नौकरी ही है या इससे ज्यादा कुछ है। ऐसे तमाम सवालों पर बात करेंगे आप सबकी ओर से, अपने तमाम श्रोताओं की ओर से, रेडियो सिरसा की ओर से। आज के हमारे खास मेहमान खुसूसी कर्नल रंजन मनोचा का रेडियो सिरसा के स्टूडियो में और हेलो सिरसा में स्वागत। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नल साहब के परिचय से। कर्नल साहब, जो आर्मी का हिसार स्थित रिक्रूटमेंट ऑफिस है, भर्ती कार्यालय है, जिसके की क्षेत्राधिकार में 4 जिले आते हैं, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, उस कार्यालय के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। 1992 में आपने भारतीय सेना में एक कमीशन अधिकारी के रूप में काम शुरू किया। 20 साल से वो भारतीय सेना में एक अधिकारी के तौर पर सेवारत हैं। मूलतः पैरा ट्रूपर हैं, थल सेना में हैं, परंतु विमान से भूमि पर छलांग लगाने में माहिर है। ये उनकी विशेषज्ञता है, पैरा ट्रूपर्स की विशेषता रहती है, ये उनकी स्पेशलाइजेशन रहती है। और 20 साल की सेवा अवधि में कर्नल रंजन मनोचा ने फील्ड में लंबे समय तक काम किया है, खासतौर पर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जिनको हम कहते हैं, जहां पर आतंकवाद रोधी जो गतिविधियां हमारी सेना की रहती हैं, देश विरोधी तत्व जहां आतंक के दम पर नागरिकों को परेशान करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने का, उनका मुकाबला करने का जो काम रहता है, उसमें आपने लंबे समय तक काम किया है। द्रास में आपने अपनी यूनिट को कमांड किया, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बैटलफील्ड आप उसको कहिए या फील्ड कहिए माना जाता है। और द्रास का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों को करगिल युद्ध याद आता होगा दोस्तों, वहां पर आपने काम किया है। एक बार पुनः आपका स्वागत। थैंक यू। कर्नल साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न, ये जो भर्ती रैली जिसका मैंने जिक्र किया, इसका मकसद क्या है, इसमें किस किस तरह की भर्तियां होने वाली हैं, किन किन श्रेणियों की हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें स्टूडियो में बुला के रूबरू करा रहे हैं जनता से। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये ओपन रिक्रूटमेंट रैली हम 22 फरवरी 2013 से पुलिस लाइन्स फतेहाबाद में करने जा रहे हैं। ये रैली 5 मार्च को जाकर खत्म होगी। इसमें जैसे आपने कहा कि 4 जिले के जो कैंडिडेट्स हैं वो भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। इसमें हम 3 कैटेगरीज के कैंडिडेट्स की इस बार भर्ती कर रहे हैं। सबसे पहला कैटेगरी है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी कैटेगरी है जी। दूसरा है सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल और तीसरा है सोल्जर टेक्निकल। जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है वो ये कि जब आप कहते हैं कि इन 4 जिलों से भर्ती हमको करनी है, तो इसके लिए इन 4 जिलों का मूल निवासी होना जो कैंडिडेट है उसके लिए आवश्यक है। बिल्कुल, कैंडिडेट जो भी आएंगे वो इन 4 जिलों के ही होने चाहिए, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लेके आना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जब तक वो इस 4 जिलों के नहीं होंगे तब तक उनको आने में को हम अलाउ नहीं करेंगे जी। क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसेस के नीचे हैं। तो जैसे आपने बताया हिसार जो है हम 4 जिलों को कवर करते हैं, तो हम चाहेंगे ओनली 4 जिलों के कैंडिडेट्स ही आए जी। इसमें मैं शेड्यूल आपको बताता हूँ। इस टाइम 22 फरवरी से जैसे मैंने बताया रैली शुरू है। इसमें सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी कैटेगरी के जो जितने हमारे गोरखा कैंडिडेट्स हैं जी, और सिख मजहबी और रामदसिया जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो 22 तारीख को पार्टिसिपेट कर पहले दिन इन 4 समुदायों के लोग। मैं एक क्षण के लिए आपको रोकूंगा, मैं समझता हूँ एक श्रोता लाइन पर है, डिस्कनेक्ट हो गए। कर्नल साहब, आगे बढ़ने से पहले आपने कहा इन 4 समुदायों के लोग जो आपने नाम लिया, हाँ जी, सिख मजहबी और रामदसिया और गोरखा इन 4 श्रेणियों के लोग रहेंगे। 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो इनमें हैं वो आएंगे। पहले दिन 4 जिलों के इन 4 समुदायों के लोग आ पाएंगे। बिल्कुल, एक तो ये बात हो गई। हाँ जी। यहाँ पर एक प्रश्न रह गया कि
क्या ये केवल पुरुषों के लिए है या इसमें महिलाओं की भर्ती भी है? नहीं, ओके, ये जो ओपन रिक्रूटमेंट रैली है सिर्फ पुरुषों के लिए है जी। जहां तक इस वक्त इंडियन आर्मी का सवाल है, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए ओनली ऑफिसर काडर में एंट्री अलाउड है अभी जी। तो उनके लिए रैली नहीं है, लड़कियों के लिए रैली नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कर्नल साहब की इस टिप्पणी से निकल करके सामने आई कि अगर भारतीय सेना में युवतियां भर्ती होना चाहती हैं तो फिलहाल उनके लिए सिपाही बनने का विकल्प नहीं है। हाँ, अभी नहीं। फिलहाल वो अगर बन सकती हैं तो वो अधिकारी के रूप में बिल्कुल आ सकती हैं, उनके लिए केवल वही दरवाजा अभी हाल खुला हुआ है, जो कि वो ग्रेजुएशन के बाद ही लेडी आर्मी ऑफिसर बनके वो ग्रेजुएशन के बाद ही आ सकती है। तो इसके पीछे क्या धारणा है? एक छोटी सी टिप्पणी इस पर मैं चाहूंगा। ये अभी इस वक्त इंडियन आर्मी की पॉलिसी है कि इस वक्त महिलाओं को अदर रैंक्स की कैटेगरी में नहीं लेना है, ऑफिसर्स कैटेगरी में ही लेना है। तो नीतिगत हमारे लिए ये बिल्कुल नीतिगत जी। 4 श्रेणियों की आपने बात की, 22 तारीख को आएंगी, इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। 23 को कौन लोग आएंगे? 22 को जैसे मैंने बताया ये गोरखा और सिख मजहबी और रामदसिया कैंडिडेट्स, इसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी कोर के कैंडिडेट्स भी हमारे पास आएंगे। जो डिफेंस सिक्योरिटी कोर जब मैं बोलता हूँ तो इसमें ये एक्स सर्विसमैन जो हो चुके हैं आर्मी में, पहले काम कर चुके हैं, जिनको हम पूर्व सैनिक, उन्हीं के लिए लागू है। ये हमारे कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है। 23 फरवरी को हम करेंगे पूर्व सैनिकों के संतानें, उनके बच्चे। नो, ये पूर्व सैनिक के लिए ही है, जो पूर्व सैनिक आर्मी छोड़ चुके हैं जी। एक क्षण के लिए रोकूंगा, श्रोता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हेलो, नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं? सर मैं राहुल बोल रहा हूँ सर। हाँ, कहिए राहुल। सर ये पूछना था, भर्ती का समय क्या रहेगा? भर्ती का समय, अरे वाह, बात तो लगता है तैयारी कर लिया आपने फतेहाबाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समय जानना चाहते हैं? मैं शेड्यूल पहले बताने को तैयार था, शेड्यूल बताता हूँ। रैली की भर्ती प्रक्रिया जो हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से शुरू हो जाएगी, 8 बजे हम गेट बंद कर देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका दिन सिरसा डिस्ट्रिक्ट का सोल्जर जनरल कैटेगरी के लिए 23 फरवरी नियुक्त किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि 22 रात को आपको वहां पे ग्राउंड में पहुंचना पड़ेगा और सुबह 5 बजे हम गेट खोल देंगे। तो ये आपका टाइम का प्रश्न का उत्तर था। तो मैं दोहराना चाहूंगा दोस्तों कर्नल साहब की ओर से, और ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आप जिस दिन आपकी कैटेगरी की भर्ती होनी है, एक तो इस बात का ध्यान में आपको रखना होगा कि आप जिस श्रेणी में आते हैं आप उस ही दिन वहां पर पहुंचे। दूसरा, जो पुलिस लाइन का मैदान है उसमें प्रवेश का समय निर्धारित है। 5 बजे वहां का द्वार खोला जाएगा और 8 बजे के बाद आप उस मैदान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अभिप्राय यह है कि 5 से 8 बजे के बीच में आप अपने तमाम जो साजो सामान, शब्द शायद उसके लिए उचित नहीं होगा, अपने जो दस्तावेज हैं उनके साथ, यानी पूरी तैयारी के साथ और इस जज्बे के साथ कि आज तो फौज में भर्ती होकर ही आना है, इस जज्बे के साथ आप वहां पहुंच जाएं। लेकिन समय यानी डिसिप्लिन पहले दिन से आप शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल 8 बजे तक पहुंच गए तो पहुंच गए, और रह गए तो गाड़ी छूट गई। जी कर्नल साहब आगे बढ़े। सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं। 23 फरवरी को सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जनरल ड्यूटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 24 फरवरी को जिंद डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कैंडिडेट्स उसमें भाग लेंगे जी। 25 फरवरी को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सोल्जर जनरल कैटेगरी, जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए, और 26 फरवरी को जनरल ड्यूटी कैटेगरी हिसार डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स इसमें भाग ले सकते हैं जी। जहां तक क्लर्क कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, फतेहाबाद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे वो 27 फरवरी को रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, 28 फरवरी को जिंद डिस्ट्रिक्ट और 1 मार्च को यानी 1 मार्च को हिसार डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स भर्ती में शामिल हो पाएंगे। जहां तक टेक्निकल एंट्री का सवाल है, जिंद और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे वो 2 मार्च को भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे, और हिसार और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स 3 मार्च को रैली में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां हैं जैसे मैंने बताया, जीडी, क्लर्क और टेक्निकल। तो अब इनकी जो तीनों की जो न्यूनतम योग्यता है, बिल्कुल, कौन जीडी में आ सकता कौन है, जीडी में, कौन टेक्निकल में आ सकता है, और कौन सेना में क्लर्क हो सकता है, बिल्कुल, वो भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे बताया कि जनरल ड्यूटी कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स आना चाहते हैं, सबसे पहला उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। पहला इशू ये है। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी 10वीं क्लास पास होना चाहिए।
हर सब्जेक्ट में 32% मार्क होने चाहिए और एग्रीगेट में मतलब टोटल अगर लगाया जाए तो 45% मार्क्स उसके होने जरूरी हैं अगर वो जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए आना चाह रहे हैं कैंडिडेट। तो उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे 0.5 मिलीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए। दूसरा 50 केजी वजन और चेस्ट उनकी छाती यानी 77 सेंटीमीटर और सांस लेने के बाद भरने के बाद 82 सेंटीमीटर तक एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मुझे लगता है कि अगर मैंने बीच में आपको टोक के नहीं पूछा तो मैं भूल जाऊंगा। आपने कहा गोरखा भी एक श्रेणी है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो पहली बात तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि इन 4 जिलों में क्या इस समुदाय के लोग हैं क्या इतने के उनकी कैटेगरी हमने यहाँ रखी हुई है? बिल्कुल। गोरखा का जैसे बताया उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर। तो दूसरा इसीलिए हमने 22 फरवरी को गोरखा और सिख को मिला दिया है और चारों डिस्ट्रिक्ट्स के हम कैंडिडेट्स को हम एक साथ बुला रहे हैं कि उसमें जितने हैं इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे गोरखा और सिख मीनार वो उस भर्ती प्रक्रिया में आए। ये यहाँ जो मैं जानना चाहता हूँ एक लेमैन के नाते, जो आप गोरखा कहते हैं तो वो क्या भारत का नागरिक है या गोरखा माने नेपाल का नागरिक है? नहीं, जो भारत के मूल निवासी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जी। तो वो 22 तारीख को भर्ती में प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं जी। मैं क्वालिफिकेशंस की बता रहा था तो जीडी का मैंने बता दिया आपको। उसी तरीके से जो कैंडिडेट्स क्लर्क कैटेगरी के लिए भर्ती के लिए आना चाहते हैं उनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में उनके 40% मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट में 50% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं क्लास पास होना चाहिए। इसमें एक जरूरी चीज ये है कि इंग्लिश, मैथ्स या मैथ्स के साथ काउंट्स या बुक कीपिंग, मतलब इंग्लिश कंफर्म्ड है, इंग्लिश अनिवार्य है होना चाहिए। उसके अलावा मैथ्स पढ़ा होना चाहिए या इंग्लिश या अकाउंट्स पढ़ा होना चाहिए या बुक कीपिंग पढ़ा होना चाहिए, या तो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में। इसमें जैसे मैंने बताया 40% हर सब्जेक्ट में और 50% एग्रीगेट में होना चाहिए 12वीं क्लास में। अगर कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके लिए हम 12वीं क्लास के मार्क्स को कंसिडर नहीं करते जी। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रेजुएशन में उसने या तो मैथ्स, अकाउंट की बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी पढ़ी होनी चाहिए जी। अगर उसमें नहीं है तो 12वीं क्लास या 10वीं क्लास में पढ़ा होना चाहिए जी। तो ये क्लर्क्स के लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्लर्क्स के लिए है कि हाइट में इनके लिए रिलैक्सेशन है। इनका 162 सेंटीमीटर हाइट कैंडिडेट्स का होना चाहिए। साधारण क्या 170 सेंटीमीटर होते हैं, जीडी के लिए 170 और क्लर्क्स के लिए 162 सेंटीमीटर जी। जहां तक उनका वजन का सवाल है वो 50 केजी होना चाहिए और चेस्ट उनकी 77 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल टू 82 सेंटीमीटर होना चाहिए जी। एक श्रोता है लाइन पर, उन्हें सुनते हैं। हेलो जी सर, मैं जेसीडी से नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए नेहा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के लिए आपने बोला कि रैली में नहीं आ सकती, तो लड़कियों के लिए क्या मतलब प्रोसीजर है, वो आर्मी में एंट्री कर सकती है? देखिए नेहा, वैसे तो इस सवाल का उत्तर कर्नल साहब दे चुके हैं, फिर भी मैं चाहूंगा बहुत सारे दूसरे श्रोताओं जो हो सकता है देरी से हमारे साथ जुड़े हों उनकी जानकारी के लिए भी। लड़कियां भारतीय सेना में, युवतियां वो कैसे भर्ती हो सकती हैं? इस रैली में तो नहीं आ सकती वो सिपाही तो सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि लड़कियां आगे बढ़ के आगे आना चाहती हैं और ज्वाइन करना चाहती हैं इंडियन आर्मी को। उनके लिए सिर्फ ये है, इस वक्त जो पॉलिसी है वो ये कि लड़कियों को ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, मतलब या तो बीए या बीएससी या बीकॉम, तीनों में से कोई भी ग्रेजुएशन उन्होंने किया होना चाहिए। और दूसरा, उनकी एंट्री इस वक्त सिर्फ ऑफिसर काडर में है, मतलब वो जवान बन के अभी आर्मी में नहीं आ सकते। ग्रेजुएशन करने के पश्चात वो अलग अलग एज, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वो अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने की उनके पास अपॉर्चुनिटी है। वो अगर डॉक्टर बन के आना चाहती हैं तभी भी उनके पास पॉसिबिलिटी है। वो लॉ इंजीनियर के रूप में भी आ सकती हैं, वो लॉयर बन के भी इंडियन आर्मी में आ सकती हैं और एक टेक्निकल सोल्जर की तरह आ सकती हैं। वो एक नॉन टेक्निकल ऑफिसर कैडर में भी एंट्री ले सकती हैं। इनकी बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। समय समय पर विज्ञापन आते रहते हैं। उसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, सिलेक्शन सेंटर में जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, और फिर आप ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आप जाके ट्रेनिंग करेंगे और फिर भारतीय सेना में आप लेडी ऑफिसर बन के तैयार हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप ग्रेजुएशन के बाद ही, और दूसरा आपको केवल अफसर बनने का अवसर है। और ये तो बिल्कुल ये तो और अच्छी बात है। ये रैली में इस टाइम ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जवानों के लिए और लड़कों के लिए है और सिर्फ जवान कैटेगरी के लिए। एक श्रेणी आपने बताई जनरल ड्यूटी, दूसरी
क्लरिकल की है, तीसरी टेक्निकल की है। तो ये जनरल ड्यूटी जिसको आप कहते हैं, ये आपकी आर्मी की तकनीकी भाषा हुई। आम आदमी को अगर समझाना हो कि जनरल ड्यूटी का जो जवान है वो उसको वास्तव में सेना में भर्ती होने के बाद उसकी भूमिका क्या रहती है, वो करता क्या है? ओके, बिल्कुल सही। देखिए, सोल्जर्स ऑन ग्राउंड जिनको हम बोल सकते हैं वो है एक जनरल ड्यूटी कैटेगरी। देखिए, आर्मी ने भी अपने काम करने हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो कुछ सोल्जर्स ने ग्राउंड पे काम करना होता है, कुछ में ऑफिस में काम करना होता है। तो जो जनरल ड्यूटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि क्लर्क्स या टेक्निकल एंट्री वाले ग्राउंड पे काम नहीं करते, वो भी करते हैं, वो भी लड़ाई में जाते हैं, वो भी बंदूक चलाते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन एक रोजमर्रा की अगर आप जिंदगी देखें तो जनरल ड्यूटी कैटेगरी का ग्राउंड पे काम करेगा, जो क्लर्क कैटेगरी में एंट्री है वो ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंटेशन को संभालेगा। और ये बेसिक डिफरेंस दोनों का यही है जी। क्लर्क कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन संभालना है, तो हम चाहते हैं कि वो 12वीं क्लास पास इसलिए रखी गई है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे थोड़े से हों और हुक्म का पालन होना चाहिए। क्लर्क ने भी करना है और जीडी ने भी करना है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। सेना में आपने बताया कि वो आएगा तो उसके पास वो शस्त्र की ट्रेनिंग लेगा या क्लरिकल का काम करेगा या वो टेक्निकल काम देखने वाला है। मोटे तौर पर उसको अनुमान है कि वो क्या करने वाला है। ये तो उसको पता चल गया कि मैं अगर भारतीय सेना में शामिल होऊंगा तो ये तो मुझे करना होगा। ये तो उसकी एक तरह से आप कहिए कि उसके काम की प्रकृति आपने बता दी, नेचर ऑफ हिज वर्क, वो हमें पता चल गया। परंतु उससे भी बड़ा जो नौजवान के दिमाग में रहता है कि वेतन क्या मिलेगा और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के और अवसर क्या क्या रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। मैं तो पहले ये बोलूंगा कि जहां तक वेतन का सवाल है, वेतन को भूल जाइए। आप आर्मी को सर्व कर रहे हैं, मदरलैंड को सर्व कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगा जो बाकी हैं वो सर्व नहीं कर रहे, बट इंडियन आर्मी की बात अलग है जी। वेतन बहुत अच्छा है और आराम से अच्छी जिंदगी काट सकते हैं। सबसे बड़े एडवांटेजेस ये हैं कि आपकी हर महीने तनख्वाह आपको मिलनी है और गवर्नमेंट सर्विस है। जब आप रिटायर होंगे 15-20 साल 25 साल सर्विस करने के बाद तो आपकी पेंशन कंफर्म्ड है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये है। ये जो जनरल ड्यूटी का जवान है, हाँ जी, जिस दिन ये ज्वाइन करेगा उस दिन उसको औसत अभी का जो पे स्केल है उसमें उसको कितना लगभग 15 से 20 हजार रुपए की तनख्वाह तो मिलनी है जी। और उसके अलावा ये देखिए कि इंडियन आर्मी उसको दे क्या रही है। उसको इशूड कपड़े मिल रहे हैं, उसको खाना पीना मिल रहा है, उसको एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिल रहा है रहने के लिए, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्ट वाली नौकरी करने को मिल रही है, पढ़े लिखे सोल्जर्स, नामी सोल्जर्स के साथ सर्व करने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, पूरे देश और विदेश दोनों जगह आपको इंडियन आर्मी सर्व करने का मौका देती है। एक इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा मेरे हिसाब से। जी हाँ, मैं भी ये बात दोस्तों कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना की या सेना की, मुझे लगता है कहीं भी किसी भी सेना की जो नौकरी है, हम उसे नौकरी की तरह तो देख ही नहीं सकते। बिल्कुल, वो जज्बे का, जुनून की नौकरी है, यही कहना जिंदगी जीने का अंदाज। हाँ, और वो बिल्कुल जो जितनी गौरवपूर्ण जीवन, बिल्कुल आप नौकरी भी कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइवलीहुड भी कमा रहे होते हैं, आप अपने परिवार बच्चों का भरण पोषण भी कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने दायित्व का बड़े दमदार ढंग से, गौरवपूर्ण ढंग से निर्वहन कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और फील्ड, कोई और क्षेत्र समाज जीवन का इतना प्रभावी मौका दे पाता होगा जितना सेना की नौकरी देती है। मैं तो खुद इंडियन आर्मी का हूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि और कोई नहीं दे पाएगा। सबसे अच्छा इंडियन आर्मी है और उसको ज्वाइन करिए। और सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं, मैं कहूंगा कि यहाँ पे उनकी फैमिलीज के लिए, उनके बच्चों के लिए इंडियन आर्मी चिंता करती है, उनको घर देती है, उनकी देखभाल करती है। हर जगह पर मेडिकल हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, फ्री मेडिकल सर्विस आपको मिलती है, हर तरीके की सहूलतें आपको मिलती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई का ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज। मैं इस पे गाथा पूरी गा सकता हूँ। तो ये हर एक आदमी यही चाहेगा कि इसको ज्वाइन करें, और हम तो चाहेंगे। दिनों के हिसाब से रहेगा सारा शेड्यूल। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि हर एक दिन हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नियुक्त किया हुआ है, ताकि कैंडिडेट्स को तकलीफ ना हो। जो भर्ती प्रक्रिया में आर्मी, फौज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको दिक्कत ना आए और बिल्कुल एक साफ सुथरी, इंजरी फ्री, किसी को चोट ना लगे, कोई प्रक्रिया में कष्ट ना आए, उसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया है अलग अलग। जब भी कर्नल साहब ये रिक्रूटमेंट के लिए रैली होती है, भर्ती रैली होती है, तो हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ दलाल एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि लोगों को ये एश्योरेंस देना शुरू कर देते हैं कि भैया इतना पैसा आप हमें दे दीजिए और मैं आपकी भर्ती जो है फौज में वो सुनिश्चित पक्का करवा दूंगा। तो क्या ये जो दलाल जो हैं,
इन पे अंकुश लगाने के लिए क्या आप लोग करते हैं और क्या कभी कभार वो कामयाब भी हो जाते हैं अपने इस काम में? आपने सही क्वेश्चन उठाया है। सुनने में मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि किसी को पैसे खिलाए जा रहे हैं, टाउट्स हो रहा है और अनफेयर मीन्स को अपनाया जा रहा है। लेकिन मैं ये अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगा, एम्फेसाइज करके बोलना चाहूंगा कि कोई भी पैसे का खेल नहीं है। ये जो रैली होती है ये ओपन रिक्रूटमेंट रैली है, हजारों आंखों के सामने कार्रवाई हो रही है और कैंडिडेट टोटली अपने मेरिट पर सिलेक्शन हो पाता है। आर्मी के अंदर हर एक चीज कंप्यूटराइज कर दी गई है। दलालों से बचाव के लिए हमने मोबाइल लाना ग्राउंड में बंद कर दिया है। जैसे मैंने बताया कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। फिंगर प्रिंटिंग डिवाइसेस लगा दिए गए हैं। जब कैंडिडेट वहां रैली में सिलेक्शन होगा तुरंत ही उसका अंगूठे की छाप ले ली जाएगी और इम्पर्सनेशन जिसको हम बोलते हैं, जो गलत बंदे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वो टोटली बंद कर दिया गया है। जैसे ही रन खत्म होता है उन कैंडिडेट्स की फोटोग्राफ ले ली जाती है, उनके ऊपर इंडेलिबल इंक से मार्क बना दिया जाता है। हर एक स्टेज के ऊपर गिनकर कैंडिडेट एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और हमारे अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं रैली प्रक्रिया के दौरान, जिसमें कोई भी चांस ही नहीं है कि कोई बाहर का अनऑथराइज्ड कैंडिडेट सोल्जर बाहर से कहीं से कोई गलत काम उसमें कर सके। तो कुल मिलाकर जो भर्ती है, वो भर्ती की जो प्रक्रिया है बिल्कुल उसमें कहीं किसी स्तर पर कहीं कोई सीपेज कहीं कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब कैंडिडेटों से, सब पेरेंट्स से कि कहीं पैसा खिलाने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट में अपने बलबूते पे उसने सिलेक्शन करना है, दौड़ को अच्छा करे, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और खुद आए और खुद सिलेक्शन होके देखे। और आप देखेंगे इस बार फतेहाबाद रैली में कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हिसार में हमने पिछले साल रैली करी, एक भी कंप्लेंट नहीं आई, एक भी नेगेटिव आर्टिकल पेपर में नहीं छपा और सब ने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रैली हुई है और कोई धांधलेबाजी का कोई चांस नहीं। सिस्टम ही अलाउ नहीं करता आपको। हर एक डायरेक्टर्स जो हमारे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, सबका इंडिपेंडेंट टास्किंग है। आप खुद देखिए, पार्टिसिपेट करके देखिए, बलबूता है, आप 100% सिलेक्ट होंगे। आपके दस्तावेजों को मैं देख रहा था, जो नियमावली को देख रहा था, तो उसमें टैटू का एक स्थान पर जिक्र था। तो शरीर पर कुछ लोग जो टैटू बनवा कर रखते हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? कौन लोग कहां पर शरीर के किस हिस्से में टैटू होने पर आपको भर्ती में दिक्कत आएगी, ये जरूर आप हमारे बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट चौहान जी आपने उठाया। उसमें ये है कि कैंडिडेट हाथ पे कोहनी तक अगर अंदर की तरफ कोई टैटू बना हुआ है, जैसे कई कैंडिडेट्स अपना नाम लिखवा लेते हैं या कोई रिलीजियस सिंबल उसमें बना होता है, तो उन कैंडिडेट्स को हम रैली में पार्टिसिपेट करने की इजाजत देंगे। फिर मैं रिपीट करता हूं, हाथ के अंदर की तरफ कोहनी तक। अगर हाथ के और दूसरा पाम जो होता है, हमारा हथेली जो होती है, उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, जिसको हम अंग्रेजी में डोर्सल पार्ट बोलते हैं, उसमें भी अगर कोई निशान है या टैटू बना हुआ है नाम का, रिलीजियस सिंबल बना हुआ है, तो हम उस कैंडिडेट को भी अलाउ करेंगे। अगर कहीं और बॉडी के ऊपर कहीं और टैटू बना हुआ है तो उस टाइप का कैंडिडेट को हम अलाउ नहीं करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस टाइप कैंडिडेट्स रैली में ना आए, क्योंकि उनको गेट के अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो टैटू पे जरूर ध्यान दें। दूसरा देखने आता है, कई बार कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बॉडी पे बना होता है टैटू, उसको जला के आते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी को अपना इंजर कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। उससे अवॉइड करें, उसको ना करें उसको, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और मेडिकली आप अनफिट हो गए तो आपका ही नुकसान होगा। टैटू से भी गए और भर्ती प्रक्रिया से भी गए, तो टैटू ना ही बनवाए तो ज्यादा अच्छा। टैटू के अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें जो आपको मेडिकली अनफिट करती हैं साधारणतया? भर्ती प्रक्रिया में आने से पहले अगर कैंडिडेट्स अपने लेवल पे कुछ तैयारियां चेक कर ले, तैयारियां कर ले, तो कैंडिडेट को भी परेशानी नहीं होगी और हमारे अधिकारियों को भी परेशानी नहीं होगी। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कान की सफाई, वैक्स। कैंडिडेट्स आते हैं, कान में गंदगी पाई जाती है, वैक्स होता है, उसकी वजह से उनको एक टेम्परेरी अनफिट कैटेगरी का फॉर्म भरने दे दिया जाता है और उनको 42 दिन का टाइम दिया जाता है। तो एक तरीके से उनके काम में थोड़ी सी अड़चन लटक गए। जैसे पाइल्स हुआ, फिशर्स हुआ, दांत का प्रॉब्लम हुआ, गम का प्रॉब्लम हुआ, टॉन्सिल हुए, खांसी कफ हुआ, डेंटल केरीज हुआ, ये छोटी छोटी चीजें जो आप कैंडिडेट खुद अपने लेवल पे चेक करवा सकता है। आईज टेस्टिंग करा सकता है कि मैं क्या 6x6 देख पा रहा हूँ, देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, या मेरे को चश्मा लग चुका है। ये चीजें भी मैटर करेंगी। अगर वो 6x6 नहीं है
तो वो जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए फिट नहीं है, तो उसको कष्ट होगा फिर कैंडिडेट को अपना टाइम बर्बाद। आपने डेंटल कैरीज की बात की, आपने गम्स की समस्या की बात की, तो दांत में कीड़ा लगा होना या मसूड़ों की समस्या होना वो क्या अनफिट कर देती है? बिल्कुल, अगर वो डॉक्टर्स के मुताबिक अनफिट कैटेगरी में आते हैं तो उसको टेम्परेरी अनफिट हो सकता है, परमानेंट अनफिट ही कर दिया जाए। तो अच्छा ये रहेगा कि कैंडिडेट अपने लेवल पे डॉक्टर्स अपनी बॉडी को चेक करा ले, और ताकि उनको भर्ती प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल स्मूथ सेलिंग हो, स्मूथ तरीके से उनका काम हो जाए, वहां अड़चन ना है। मेडिकल में इसी तरह पाइल्स का आपने जिक्र किया, तो अगर किसी को पाइल्स की समस्या है पहले चेक कराए, अपने आप को फिट कर ले। ओके, दैट रेंडर्स टेम्परेरी अनफिट। टेम्परेरी अनफिट ये डिपेंड करेगा कि वो जब डॉक्टर्स चेक करेंगे, हमारे डॉक्टर्स की प्रणाली बहुत ही बड़ी है, हमारे कम से कम 8 से 10 डॉक्टर अलग अलग जगह से आते हैं, एक उनके ऊपर एक कर्नल साहब बैठते हैं, डिटेल्ड बॉडी चेकिंग होती है। ये मतलब इतनी अच्छी प्रक्रिया है कि आदमी को पता चल जाता है कि मेरी बॉडी में क्या खराबी है। तो अगर उस प्रक्रिया से निकलना है तो अगर आप पहले से ही अपने आप को फिट बना लें तो कष्ट आप ही को कम होगा वहां पर, और भर्ती प्रक्रिया में अड़चने कम आएंगी और आप स्मूथली पास हो जाएंगे और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आपको एक ही दिन में पूरी खुशखबरी मिल जाएगी कि मेरे को एडमिट कार्ड मिल गया है, अब मेरे को सीधा एग्जाम में ही आना है। अगर मेडिकल में कहीं फंसे तो फिर आपके लिए लटक जाएगा मामला 42 दिन के लिए। आप फिर MH हिसार में या बेस हॉस्पिटल दिल्ली में भागते रहेंगे और उनसे जाके मिलेंगे और फिर उनसे वहां पे अपने आप को पहले ठीक करेंगे और उसके बाद क्लियरेंस लेंगे वहां से। तो एक तरीके से अड़चन है, एक तरीके से मैन में प्रॉब्लम है। तो पहले अपने आप को फिट रखें, मेंटली फिट रहें, पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते रहें, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जरूरी है। जो पास हो जाएंगे उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 28 अप्रैल 2013 को हिसार मिलिट्री स्टेशन में नियुक्त किया गया है, तो दोनों जरूरी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो पहला दिन है, यानी जो रैली में आप उनकी केवल जो फिजिकल नापतोल है वही हो पाएगा। उनका फिजिकल नापतोल का फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 4 प्रक्रिया होती हैं जी। सबसे पहले बच्चों को, कैंडिडेट्स को हम 1.6 किलोमीटर का रन कराते हैं, 1600 मीटर उनको भागना होता है, दौड़ना होता है। इसमें 4 कैटेगरीज हम एनक्लोजर्स बनाते हैं। जो सबसे पहले एनक्लोजर में आएगा उसको 60 नंबर मिलेंगे, जो दूसरे एनक्लोजर में आएगा उसको 48 नंबर मिलेंगे, जो तीसरे में आएगा उसको 36 मिलेंगे और जो चौथे में आएगा उसको 24 मिलेंगे। तो शुरुआत दौड़ने से होगी जी। इनके एनक्लोजर्स के टाइम भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे टाइम में आए, क्योंकि जितने अच्छे टाइम में आप आएंगे उतने आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, उतना आपका मेरिट लिस्ट में आपका हाई होने के चांसेस संभावना रहेगी। दूसरा जो टेस्ट होता है वो हमारा होता है पुलअप्स का, जिसको हम चिन अप्स बोलते हैं। उसमें भी 10 आपको करने पड़ते हैं। अगर 10 करेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 पुलअप करेंगे तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, 8 करेंगे तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, 7 करेंगे तो 21 नंबर मिलेंगे और 6 करेंगे तो 16 नंबर मिलेंगे। और अगर 6 से कम करेंगे तो वो कैंडिडेट फेल हो जाएगा। कई बार देखने में आता है लड़का बहुत अच्छा दौड़ा और लेकिन पुलअप करने में, चिनअप करने में 5 पे अटक गई गाड़ी, तो वो बेचारा वहीं पे हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। तो और दौड़ में अगर वो क्वालिफाई भी कर गया, चिनअप्स में फंस गई गाड़ी, तो वहीं से रिजेक्ट बाहर हो जाता है, वहीं से वो बाहर हो जाता है। तो इसकी मेहनत करके आए। तीसरा एक होता है 9 फीट डिच। 9 फीट का एक गड्ढा होता है, उसको लड़कों ने, कैंडिडेट्स ने पार करना होता है, छलांग लगानी होती है। इसमें हम चेक करते हैं कि उसको कहीं गड्ढे का डर तो नहीं है, उसकी एंड्योरेंस लेवल कैसी है और मेंटल स्ट्रेंथ इसमें देखी जाती है जी। और लास्ट एक होता है जिग-जैग बैलेंस। ये 4 इंची की एक पट्टी पे आपको बैलेंस चलना होता है। इसमें हमने देखता है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन उससे हमें उसका मेंटल बैलेंस पता चल जाता है कि कैंडिडेट एक पट्टी पे अगर जरूरत पड़ जाए तो चल सकता है कि नहीं। तो ये 4 टेस्ट होते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जी। इसके बाद पास होने के बाद इनमें एक को पार किया, दूसरे में अटक गए तो बाहर हो गए, दूसरे को पार किया। इसमें देखिए जो मार्क्स वाले हैं वो 1.6 किलोमीटर रन और पुलअप्स ही है जी। जहां तक 9 फीट डिच और जिगजैग का है, अगर उसको पास ही करना होता है इसमें मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर उसमें फेल हो गए जी तो भी आप बाहर हो जाएंगे, तभी भी आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये चारों टेस्ट जो है पास करने जरूरी है जी। इसके बाद कैंडिडेट जाता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, जिसमें मैंने बताया उनकी हाइट, वेट और चेस्ट तीनों को डिटेल तरीके से नापा जाएगा जी। अगर उसमें भी अगर हाइट कम निकल गई या वजन कम निकला, बड़ा अगर 50 केजी मांग रहे हैं और 70 केजी का लड़का अगर वहां आ गया है तो वो रिजेक्टेड है, ओवरवेट के लिए वो रिजेक्टेड है। तो हमें बिल्कुल फिट कैंडिडेट्स चाहिए एंड ही विल बी रिजेक्टेड आउटराइटली। उनको वहीं पे उनको बोला जाएगा जय हिंद, आप जा सकते हैं। और तीसरा है चेस्ट एक्सपेंशन। हरियाणा के लड़कों में देखने में आया कि चेस्ट में नॉर्मली कोई आउट होता नहीं है, बट कई फिजिकली फिट हैं, एग्जाम अच्छी तरह, मतलब टेस्ट अच्छी तरह दे दिया, लेकिन चेस्ट 75 सेंटीमीटर पे आगे अटक जाती है। तो
वो फिट नहीं माना जाएगा, वहां पे उसको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो अपने आप को ये चेक करें। ये अभ्यास से ठीक हो जाता है? बिल्कुल, अभ्यास से प्रैक्टिस हो जाती है, चेस्ट एक्सपेंशन हो जाएगी। फिर आप ये सब टेस्ट आप अपने घर में आज के दौरान में अभी चेक करें। अभी 20-21 दिन पड़े हैं रैली के लिए, अभी से मेहनत करें, अपने आप को चेक करवाएं कि क्या मैं 170 सेंटीमीटर का हूं, क्या मेरी चेस्ट 77 सेंटीमीटर की है, क्या मेरे कान ठीक है, क्या मैं सुन सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ, क्या मैं रन कर सकता हूँ, उस दौरान में मैं टाइम के मुताबिक भाग रहा हूँ या नहीं भाग रहा हूँ। ये सब अपने लेवल पे चेकिंग करें और आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कितने पानी में चल रहे हैं जी। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जी। डॉक्यूमेंटेशन में जो मैं बताना चाहूंगा, बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन में रहता है कि कुछ लोग कोई फर्जी डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट लाने कौन कौन से हैं जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, सबसे पहले अगर वो जनरल ड्यूटी के लिए आ रहा है, जनरल 10वीं क्लास पास कैंडिडेट है, तो ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं क्लास की। अगर क्लर्क के लिए आ रहा है तो ओरिजिनल मार्कशीट 12वीं क्लास की, फोटोस्टैट कॉपीज के साथ, 2 फोटोस्टैट कॉपी के साथ उनको लेके आना। पहला सबसे इम्पोर्टेंट, ओरिजिनल हो और फोटोस्टैट कॉपी। इनको अटेस्ट करा के लाने की आवश्यकता तो नहीं भी कराएंगे, कोई बात नहीं, अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं। 2 फोटोस्टैट कॉपी होना जरूरी है। दूसरा करेक्शन, मैं जो डुप्लीकेट कॉपी होगी, इसकी फोटोस्टैट कॉपी होगी, ये अटेस्टेड होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। दूसरा, डोमिसाइल ये जो आपने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि मजिस्ट्रेट से ही वो अटेस्टेड हो। मैजिस्ट्रेट अपनी फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर से वो स्टैम्प्ड होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए। एक श्रोता है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, वेलकम करते हैं अपने मेजर साहब का। जी, कर्नल साहब का जी। जी, कौन बोल रहे हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि हम भी आपका स्वागत कर लें। हाँ जी सर, प्रियवर्धन बोल रहा हूँ। प्रियवर्धन जी। जी, कहाँ से प्रियवर्धन जी? सिरसा से बोल रहा हूँ, आज मंडी से सर। जी, प्रियवर्धन जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर, जज्बा तो हमारा भी था फौज में जाने का। था क्यों कह रहे हैं आप? क्या आप ओवरेज हो गए क्या? हाँ जी हो गए हो सर। जो ये जटिल प्रक्रिया है जी, ये जरूरी हो जाती है, जो एग्जामिन ये बता रहे हैं सर। तो सर, इसमें कोई कंपलसेट भी हो सकता है आजकल, जैसे कि युवाओं में बहुत उत्साह है इस एरिया में जाने का। तो माने आप क्या पूछ रहे हैं कि क्या कहीं जो मानदंड तय किए गए हैं उसमें कहीं कोई छूट वूट का स्कोप भी रहता है क्या? युवाओं के जोश का सवाल है और उधर देश की रक्षा का सवाल है। कर्नल साहब क्या कहते हैं इस पर आप? अच्छा, देखिए, जहां तक जो क्वालिफिकेशन को डाउन करने की बात है, सवाल ही नहीं उठता। अगर 170 सेंटीमीटर चाहिए और फिजिकली फिट कैंडिडेट चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं अवेलेबल तो नहीं, अलाउड नहीं है वो इंडियन आर्मी में। दैट इज वन। लेकिन जहां तक आपने इसका रिलैक्सेशन की बात की है, हाँ जी, कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन अलाउड है। जैसे जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं या सन ऑफ सर्विसमैन हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, सन ऑफ विडोज हैं, सन ऑफ वॉर विडोज हैं, अगर उनके बच्चे रैली में आते हैं तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, वजन के अंदर 2 केजी का फर्क रिलैक्सेशन दिया गया है, प्लस माइनस दोनों। हाँ, छूट इसलिए होगी अगर वो 170 नहीं है, 168 सेंटीमीटर है तो छूट उसी के लिए अलग। नहीं, वजन में अगर वजन अगर कम भी होगा तो चलेगा, मतलब 2 केजी अगर वजन कम भी है उसका, अगर 48 केजी चाहिए, 50 केजी चाहिए, 48 भी होगा तो चलेगा, और 52 तो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो रेंज है वो, बिल्कुल। और चेस्ट 1 सेंटीमीटर तक छूट दी गई है जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे अगर फौज में आते हैं तो, या वॉर विडोज के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ तक रैली में ही नहीं, उनको बोनस मार्क्स, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। अगर वो जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए आ रहा है तो उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर वो क्लर्क कैटेगरी में आ रहा है या टेक्निकल में आ रहा है कैंडिडेट, तो फिर भी उसको 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला तो ये। दूसरा, कई स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं या नेशनल लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, उनको भी इंडियन आर्मी हाइट, वेट एंड चेस्ट में छूट देती है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, वेट में 5 केजी और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। यही नहीं, उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कैंडिडेट इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है तो उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेगा। अगर वो नेशनल लेवल का प्लेयर है तो 15 मार्क्स, अगर स्टेट लेवल का है तो 10 मार्क्स, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 5 मार्क्स उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये बोनस उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान दिए जाएंगे। तीसरा कैटेगरी है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। अगर एनसीसी एक कैंडिडेट है जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको जनरल ड्यूटी कैटेगरी के दौरान 5 मार्क का बोनस है, और क्लर्क कैटेगरी में अगर वो आता है तो फिर भी 5 मार्क का बोनस है। उसी तरीके से सर्टिफिकेट बी होल्डर जो है उसको जनरल ड्यूटी के लिए 10 मार्क्स और क्लर्क कैटेगरी में भी 10 मार्क्स। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर, इसका रिलैक्सेशन देखिए,
सी सर्टिफिकेट होल्डर को एग्जाम ही नहीं देना है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसको देने की जरूरी ही नहीं है उसके लिए। इससे हम मोटिवेट करना चाहते हैं कैंडिडेट्स को कि वो एनसीसी ज्वाइन करें और सी सर्टिफिकेट हासिल करें, ताकि उनको एग्जाम ही ना देना पड़े। सिर्फ उनको दौड़ लगानी है, उसमें 60 नंबर पाने हैं, मेहनत करें, 60 नंबर फर्स्ट एनक्लोजर में आए और चिनअप्स 10 करें, 100 नंबर उनके हाथ में है। और जहां तक क्लर्क्स का सवाल है, उसमें उनको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जहां तक जनरल लोगों का सवाल है, जो या तो एक्स सर्विसमैन के बच्चे नहीं है, या स्पोर्ट्समैन नहीं है, या एनसीसी नहीं किया हुआ, उनका रिलैक्सेशन कोई नहीं है। हम चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट आए और इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो पक्का पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस नाते से ये रिलैक्सेशन के सवाल पर। हालांकि रिलैक्सेशन वो कहीं और मांग रहे थे, परंतु ये बहुत सारे लोगों के लिए भी उपयोगी जानकारी है कि रिलैक्सेशन की भी के प्रावधान वहां पर हैं, लेकिन वो विशेष श्रेणियों के लिए हैं, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए हैं, या जो युद्ध विधवाएं हैं उनके बच्चों के लिए हैं। और एनसीसी के अगर आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, एनसीसी के रास्ते आप अगर भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस तरह की छूट है। और स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ी जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्समैन में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं वो उनको फर्स्ट या सेकंड पोजीशन उस गेम में हासिल किया हुआ होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट पिछले 2 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, मतलब पुराना नहीं हुई। अभी जैसे 2013 में रैली हो रही है, तो 2011 फरवरी से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, और फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल किया होना चाहिए। 2 बार ये सर्टिफिकेट लेके आना है उनको रैली के दौरान, डॉक्यूमेंटेशन के दौरान उनको ये फायदा दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, और ये बात दोस्तों नोट करने वाली है वास्तव में कि अगर आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी की श्रेणी में कोई रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो 2 बरस के भीतर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एक श्रोता है लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कर्नल साहब को नमस्कार जी। थैंक यू जी, नमस्कार जी, आपको भी। कौन बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी। राम कुमार जी। ऐसा है, कर्नल साहब से बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर। कि मैं अपने लड़के को आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था, तो उसका उसने डिप्लोमा किया हुआ है और उसकी ऐनक लगी हुई है, चश्मा लगा हुआ, क्या वो आर्मी में आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। अब सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो क्लर्क कैटेगरी में आ सकता है। ये देखना पड़ेगा एनक कितने नंबर का है, ये महत्वपूर्ण है। एनक जो लगी हुई है वो कितने नंबर की है, आंखें बहुत ज्यादा वीक हैं या विद इन कैटेगरी, विद इन लिमिट अगर आंखें वीक है। अगर आप भेजना चाहते हैं कैंडिडेट को, भेजिए, रैली प्रक्रिया में भाग लेने दीजिए, उसकी जांच प्रॉपर मेडिकल में टोटली हो जाएगी और वहीं पे उसको क्लियर हो जाएगा कि वो आगे जाने लायक है या। और अपना चश्मा साथ में लेकर आए, चश्मा साथ में लाना जरूरी है, और उसका जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन होगा वो भी लाना जरूरी है। तो वो जो मेडिकल डॉक्टर्स होंगे हमारे, वहीं पर वो चेकिंग कर लेंगे। तो चश्मा आपको लगा हुआ है। राम कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ के ये जानकारी और जोड़ दी आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में। एक तरह से हम कहेंगे कि चश्मा भी आपके लगा है, तो जनरल ड्यूटी में तो आप नहीं जा पाएंगे, परंतु क्लरिकल में आप जा सकते हैं, और उसकी भी पक्की गारंटी तो नहीं कह सकते, निर्भर करेगा कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगा है। आपका चिकित्सकीय परीक्षण जो वहां पर होगा भर्ती के दौरान, वहीं पर तय हो जाएगा। दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सोल्जर टेक्निकल की हमने बात नहीं करी है जी। सोल्जर टेक्निकल के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 17.5 साल से 23 साल की उम्र के बच्चे कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं। 12वीं क्लास पास होना चाहिए, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं कैंडिडेट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, जो 12वीं क्लास उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के साथ नॉन मेडिकल जिन्होंने पढ़ा है, हाँ बिल्कुल, वो सोल्जर टेक्निकल कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइट 170 सेंटीमीटर, वजन 50 kg और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। वो जो जीडी के लिए लागू है, बिल्कुल। इसमें लेकिन एज का फर्क है, जीडी के लिए 21 साल है और टेक्निकल के लिए 23 साल है। 17.5 साल से 23 साल तक अपर एज लिमिट। उसमें एक और चीज जो जरूरी मैं बताना चाहूंगा कैंडिडेट्स को, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात नहीं करी है। ओरिजिनल मार्कशीट 10th की या 12th की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एसडीएम या तहसीलदार बाय इशूड होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको लाना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। 12 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ये लाना जरूरी है। देखने में आता है कैंडिडेट आ जाते हैं लेकिन फोटोग्राफ नहीं लेके आते हैं, और लाते भी हैं तो अपनी 4 साल पुरानी फोटोग्राफ, 6 साल पुरानी फोटोग्राफ लेके आते हैं। फ्रेश फोटोग्राफ खिंचवाएं, आज की जो शक्ल है वो नजर आनी चाहिए। क्लियर फोटोग्राफ, 12 कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ्स लेके आना जरूरी है। टैटू से रिलेटेड एक इशू है कि जिनके हाथ में टैटू बना हुआ है अंदर की तरफ, उसकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लेके आनी है टैटू की जी। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, उसके ऊपर उसका साइज लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना साइज का वो टैटू बना हुआ है।
जब वो भर्ती प्रक्रिया में आएगा तो हम उससे एक फॉर्म हम भरवा लेंगे कि वो और टैटू नहीं बनाएगा, एक वायदा करेगा वो हमसे वहां पर, और हम उससे वो डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे। बट ये फोटोग्राफ लाना जरूरी है। जितने स्पोर्ट्स के कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लाना ना भूलें, बहुत जरूरी है। या एनसीसी का है लेकर आए, ओरिजिनल्स। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं वो कई बार आ जाते हैं, वो सोचते हैं मेरे फादर आर्मी में तो मेरा तो हो ही जाएगा, बट वो डॉक्यूमेंट अपने पूरे नहीं लाते हैं। अपने फादर का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक इन ओरिजिनल वो लेकर उनको आना है, नहीं तो कष्ट होगा। कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है। कंप्यूटर फोटो वाली जो होती है वो हमें नहीं चाहिए, प्रॉपर दूसरे तरीके से खींची हुई होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स किस साल से कम उम्र के हैं उनको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट लेकर आना है कि वो अनमैरिड है। और अगर कोई कैंडिडेट दिस सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय पेरेंट्स ऑफ द गार्डियन अटेस्टेड बाय सरपंच, मतलब पेरेंट्स ने देना है, सरपंच द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए कि 21 साल से कम है और शादी नहीं की हुई है। एक दूसरा सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर कोई कैंडिडेट 17.5 साल और 18 साल के बीच का है तो उसको अपने पेरेंट्स के द्वारा साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट लाना है कि हमें इस लड़के के आर्मी में जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक उसमें आ जाता है, जुवेनाइल कैटेगरी में आ जाता है 17.5 साल से। एक तरह से परिवार से अनुमति होनी चाहिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र वो लेकर आए। एक और जरूरी चीज है NIOS कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आते हैं, तो वो उनको अपने क्लास 8th या 9th क्लास का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। अगर वो नहीं लाएंगे तो हम NIOS को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता ही वैसे है, बट वो इंश्योर करें कि वो साइंड होना चाहिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से। जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन ऑफ सर्विसमैन है, उनके जो बच्चे आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो एक एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर साइन करके लेके आएंगे कि जो उनके फादर ने उनको परमिशन दी है, उनका कोई और ब्रदर या लड़का फैसिलिटी अवेल नहीं किया हुआ है। यानी एक घर से एक परिवार एक ही कैंडिडेट को अवेलेबल है। अगर ये बाद में चीज पकड़ में आती कि दोनों ने फैसिलिटी, तो धोखाधड़ी मान के उसको आर्मी से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वो एक जरूरी है। केवल आर्मी से निकाला जाएगा कि और भी कोई कार्रवाई? उसकी काफी प्रक्रिया, एक बार आर्मी से निकालेंगे तो वैसे ही आपके दाग धब्बा लग जाता है, तो अच्छी बात नहीं होती वो। और इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर वो एक सर्विसमैन का लड़का है तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, फादर को पता होगा, वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लाना बहुत जरूरी है। जहां तक आपके डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, इसमें कृपा करके इसमें कोई ओवर राइटिंग, टैंपरिंग, उसमें दाग धब्बे ना लगे हों, बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर फोटो, ओरिजिनल में सर्टिफिकेट चाहिए। जाली सर्टिफिकेट नया लाएं, नहीं तो आर्मी की जगह आप थाने की हवा खा रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं हो। अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया। एनरोलमेंट प्योरली मेरिट बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ पारदर्शिता से करी जाएगी। हम चाहें अच्छे लड़के। मोबाइल फोन्स इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन्स को कृपा करके ग्राउंड में ना लाएं, नहीं तो आपका नुकसान होगा। वहां पे आपको मोबाइल इधर उधर छोड़ना पड़ेगा और वो खोने के चांसेस। तो बेहतर यही है कि जो लोग भर्ती रैली में जाना चाहते हैं वो अपना मोबाइल या तो घर छोड़कर जाएं, या उनके साथ कोई है जो मैदान से बाहर उसकी सुरक्षा कर सकता है, तो वो एक अलग विषय है। एक इम्पोर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप रैली में दौड़ने आए, अगर आपको वहां चोट लगती है तो उसके लिए आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप अपनी बॉडी की सेफ्टी और अपने सामान की सेफ्टी के जिम्मेदार खुद हैं। तो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं मेडिकल डॉक्टर का, एम्बुलेंस का, बट मैं चाहूंगा कि वो वहां पे सिर्फ बैठे और मक्खी मारें, स्थिति पैदा ही ना हो और डिसिप्लिन में रहें। तो दौड़ जो होगी, दौड़ के समय जूते वूते पहनना होगा या नंगे पांव दौड़ने? बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम चाहेंगे अगर कैंडिडेट्स जूते के साथ दौड़ें तो उनको चोट भी कम लगने की चांसेस हैं और मेरे ख्याल से कैंडिडेट अच्छी तरह उसमें दौड़। यानी इस बारे में कोई हार्ड एंड कोई रूलिंग नहीं है इस पर, लेकिन हम प्रेफर यही करेंगे कि कैंडिडेट्स मैक्सिमम जूते पहन के दौड़ें तो अच्छा रहेगा। जी कर्नल मनोज, अच्छी रैली हो। बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी। मैं समझता हूँ बहुत सारी क्या, लगभग सारी जानकारियां दे दी। फिर भी कोई सवाल रहे होंगे तो हम रेडियो सिरसा के माध्यम से अपने श्रोताओं तक उन सवालों के उत्तर आने वाले चंद दिनों में किसी और कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, कार्यक्रम को उसके अंतिम चरण की ओर, उसके चरम की तरफ ले जाते हुए एक अंतिम सवाल मैं आप सबकी ओर से, श्रोताओं की ओर से कर्नल रंजन मनोचा से पूछना चाहूंगा कि ये जो रैली की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको एक परीक्षा देनी होगी। वो परीक्षा किस स्टैंडर्ड की रहती है? किस तरह की तैयारी लोगों को करनी चाहिए, या किस तरह के मेंटल मेकअप के लोग आए वहां पर? क्या स्तर रहता है उस परीक्षा का? ये जैसे मैंने बताया, 5 मार्च को जब रैली खत्म होगी, जो कैंडिडेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे हर एंगल से, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से और मेडिकल की तरफ से क्लियर हो जाएंगे,
वो हम उनको कैंडिडेट्स को एक डेट दे देंगे कि वो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस हिसार में आकर अपना एडमिट कार्ड को ले लें। जो कैंडिडेट्स मेडिकल में उनकी गाड़ी थोड़ी बहुत फंसती है तो उनको डॉक्टरों द्वारा बता दिया जाएगा कि उनको बेस हॉस्पिटल दिल्ली या मिलिट्री हॉस्पिटल हिसार में रिपोर्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, वहां पे अपनी चेकिंग करानी, क्लियरेंस लेना है और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद उस कैंडिडेट को एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एडमिट कार्ड उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो हर तरीके से क्लियर हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वाइज, मेडिकल वाइज और फिटनेस वाइज। इन कैंडिडेट्स का एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 28 अप्रैल 2013 को मिलिट्री स्टेशन हिसार में किया जा रहा है, जिसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क्स और सोल्जर टेक्निकल तीनों के एग्जाम एक ही दिन में होगा। टाइम इसका 10 बजे का है। रैली के दौरान, रैली के बाद हम पेपर्स में करेक्शन, टाइम 9 बजे का है, एग्जाम 9 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया शुरू में हो जाती है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट्स से हमें चेक करना होता है, कैंडिडेट्स को बैठाना होता है, उसमें टाइम लग जाता है। खैर, इसका हम इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में देते रहेंगे। जहां तक तैयारी का सवाल है, मैं चाहूंगा कि कैंडिडेट्स पढ़ाई करें उसके लिए। अगर वो जनरल ड्यूटी के लिए आ रहा है तो 10वीं क्लास तक के लिए जो उसको सिलेबस है, उसका जो इंग्लिश है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छा इसमें इशू आ गया है। इस बार से जनरल ड्यूटी कैंडिडेट्स जो एग्जाम देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बार से शुरू हो रहा है ये नहीं कि वहां तुक्केबाजी अब नहीं चलेगी। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन मिले, तुक्का चला दिया कि चलो बी पे साइन कर दिया, वो नहीं चाहिए। कैंडिडेट ने अपने लेवल पे पास होना है। अगर कैंडिडेट को करेक्ट है आंसर तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, अगर उसका आंसर गलत हो जाता है तो उसके आधे नंबर कट जाएंगे, माने 1 नंबर उसका कट जाएगा। एक तरीके से उसको नुकसान तो 2.5 का होगा, क्योंकि 2 मार्क का और आधा नंबर और कट जाएगा। सही होने पर 2 नंबर का प्रश्न है और गलत होने पर आधा माइनस भी हो जाएगा जी। तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट्स तुक्केबाजी में ना जाएं, जिसको आता है वही आंसर करेक्ट साइन करे, लिखे और ठीक से मार्किंग करे। उसकी इंस्ट्रक्शंस हम टाइम पे देते हैं, एग्जाम के दौरान भी देंगे, उसको ध्यान से सुने। गलत मार्किंग पर भी आपके मार्क्स कट जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। जीडी में आपने कहा कि वो 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। जहां तक कैंडिडेट्स क्लर्क का सवाल है, उनको 12वीं लेवल का जो क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज है, मैथ्स है, साइंस है, सब जनरल नॉलेज के पेपर हैं और कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल। इसके साथ एक सब्जेक्टिव पेपर भी होता है क्लर्क्स का, उसमें उनको अंग्रेजी पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि लेटर लिखिए, एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये केवल क्लरिकल में, ये क्लरिकल के लिए कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उन पे बोला जाएगा इन पे सेंटेंसेस बनाइए, या आपकी ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक करने के लिए बोला जाएगा। तो लैंग्वेज की स्किल्स भी थोड़ा सा, लैंग्वेज के आप बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी के दौरान अगर किसी को और मदद चाहिए, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस हिसार पुराने क्वेश्चन पेपर्स अपने पास सैंपल पेपर्स रखता है। कोई आना चाहे, कोई हमसे क्वेश्चन पेपर लेना चाहे, सैंपल पेपर लेना चाहे तो शौक से आ सकता है, मोस्ट वेलकम। आप कभी भी हिसार में आके, ऑफिस आवर्स में आके अपने पुराने पेपर्स को ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़िए, मेहनत करिए उसके लिए। कर्नल रंजन मनोचा, भारतीय सेना में सैनिक भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों के लिए आपने आज हेलो सिरसा के इस विशेष अंक में ढेर सारी उपयोगी जानकारी और बड़े तरतीबवार ढंग से प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।